So after completing the concepts of aggregate demand and aggregate supply, here now we are coming to the equilibrium level. किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन होता है एडी और एएस का, क्योंकि वो ये इक्विलिब्रियम वो लेवल है जहां पर कि पूरी इकोनॉमी अपने बैलेंस स्टेज पर है, लोग जो भी चीजों की डिमांड कर रहे हैं वो सभी चीजें पूर्ति हो रही है, जो लोग रोजगार करना चाहते हैं उन सभी को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी नहीं है। क्यों बेरोजगारी नहीं है? क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो उन्हें काम मिल रहा है, डिमांड पूरी हो रही है सप्लाई से, है ना। और जो बेरोजगारी है वो इस वजह से क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते, सिर्फ वो लोग खाली बैठे हैं, बाकी सभी लोग जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, जिस जगह पर उन सभी जगह पर उनको ऑक्यूपेशन मिल रहा है। तो बच्चों जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो वहां पे अटेन होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। पहले हम इसका शेड्यूल से इक्विलिब्रियम लेके आएंगे, फिर हम इसको डायग्राम से लेकर के आएंगे। शेड्यूल हम वही लेंगे जो हम लेते आ रहे थे। एडी के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? C प्लस आई, और एस के लिए हमें क्या चाहिए? C प्लस एस। ये पहली अप्रोच है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। अब वी आर टेकिंग Y एंड C, सब कुछ Y पर डिपेंड करता है। सो इट इज 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। C क्या है? 50, 100, 150, 200, 250 और 300। I is the autonomous investment that will remain constant throughout 100। सभी लेवल पर है ये 100। सेविंग्स कैसे आती है बच्चों? Y माइनस C। देखिए सेविंग क्या होता है? इनकम का वो हिस्सा जो भी कंज्यूम नहीं हुआ होता है। 0 माइनस 50 माइनस 50, 0, 50, 100, 150 एंड 200। अब ये मेरे पास सब कुछ आ गया। अब मुझे पहले कैलकुलेट करना है एग्रीगेट डिमांड। कैसे आएगा एग्रीगेट डिमांड? दैट इज C प्लस I। दिस इज 150, 100 and AS C plus S 0, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा एडी और AS। अब कहां पर इक्विलिब्रियम है? जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। कहां पे आ रहा है? यानी कि जब इनकम 300 होगी उस स्टेज पर इकोनॉमी अपनी बैलेंस स्टेज पर आ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम को हम शो करेंगे। व्हाट जी? This is Y, this is AD and AS। 0, 100, 200, 300, 400, 500। अब देखिएगा, पहले एडी प्लॉट करेंगे। 0 पर कितना आएगा? 150, यहां से शुरू होगा, है ना। 100 पर 200, at 200 this is 250, 300 this is 300, 400 this is 350 and 500 this is 400। एग्रीगेट डिमांड। अब लगाएंगे एग्रीगेट सप्लाई इनकम के अकॉर्डिंग। 0 पर 0, 100 पर 100, 200 पर 200, 300 पर 300, 400 पर 4 और 5 पर 5। एग्रीगेट सप्लाई। तो जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है कौन सा इनकम लेवल है? वो 300। दिस इज द स्टेज वेयर होल इकोनॉमी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे स्टेज पर रहे वो, कई बार डिसबैलेंस भी होता है। वो क्या कहलाती है स्टेजेस? वेयर AD इज मोर देन AS एंड वेयर AD इज लेस देन AS। ठीक है, अगर AD AS से ज्यादा है, यानी कि AD ज्यादा है AS कम है, तो क्या होगा उस स्थिति में? डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, है ना। और जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और फिर ये ऐसा करते करते जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाएगी। दूसरी स्थिति, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा? ठीक है, प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कट ऑफ करेगा, है ना। इनकम लोगों की रिड्यूस होगी जब प्रोडक्शन नहीं है तो।
डिमांड लोगों की कम होगी और अपने आप इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएगी, यानी कि अपने आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है ऐसी स्थिति में। तो ये तो हुई हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेज विद द अप्रोच एडी एंड एएस। इसकी एक अप्रोच और भी है जो कि यहीं से डेरिवेट हो जाएगी। देखिए एडी क्या होता है सी प्लस आई, एएस क्या होता है सी प्लस एस। ये बैलेंस स्टेज पर है। अगर मैं यहाँ पे सी से सी कट कर देती हूँ तो क्या मतलब है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इक्वल होंगी वो भी स्टेज क्या होगी इक्विलिब्रियम लेवल की, है ना। शेड्यूल भी हमारा यही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इक्वल है सेम लेवल, लेकिन अप्रोच कौन सी है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स अप्रोच। वहां पर हमने कौन सी अप्रोच ली थी एडी और एएस अप्रोच, ठीक है। अब इसका हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर देते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। अब देखिए पहले 0 पर भी 100, इन्वेस्टमेंट सब पे 100 चली आ क्या जाएगी कॉन्स्टेंट, ठीक। अब सेविंग्स 0 पर कितनी है ये -50, 100 पर 0, 200 पर 50, 300 पर 100, 400 पर 150 और 500 पर 200। तो ये आ गया हमारा सेविंग का, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन होगा इनकम 300। इसकी भी ऑल्टरनेटिव कंडीशंस होंगी। पहला अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है और दूसरा अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है। ये पहले वाले को बस आप नाम ये देंगे, अब इसके आगे यही पूरा समझाएंगे। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज, इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग्स इट मींस एडी इज मोर देन एएस, पूरा एक्सप्लेनेशन वही चलेगा। दूसरी चीज अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है देन इट मींस दैट एडी इज लेस देन एएस, पूरा एक्सप्लेनेशन वही है जो आपने एडी और एएस में लिखा होगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी दो अप्रोचेस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। So now first of all what is investment? Investment is a process of capital formation, means जब आप अपने पैसे को यूटिलाइज करते हैं कुछ नए कैपिटल एसेट्स बनाने में ना, कुछ पैसा और कमाने के लिए जब आप अपने पैसे को यूटिलाइज करते हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस है और आप उसमें कुछ रिनोवेशन करते हैं, मशीनरी बढ़ाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या ऑफिस सही करवाते हैं उसमें एसी लगवाते हैं, मान लीजिए आपकी एक शॉप है ना, एक या रेस्टोरेंट होल्डर है उसकी भी शॉप है जिसमें कि अभी खाली ऐसी कुर्सियां रखी हुई है, एसी वगैरह कुछ नहीं है, कुछ फॉल सीलिंग नहीं है। अब वो क्या कर रहा है उसमें वहां पे कुर्सियां बढ़ा रहा है, जगह बढ़ा रहा है, उसने एक दुकान और खरीदी है, फॉल सीलिंग करवा रहा है, पूरा उसे अच्छे से रिनोवेट कर ऊपर कर दिया रिनोवेट ना। तो इस स्थिति में जो वो उसने पैसा खर्च करा उसके ऊपर वो क्या कहलाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसने वो पैसा यूज किया और पैसा अर्न करने के लिए ना। तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से प्रोसेस करती है बच्चों। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, बताया आपको मैंने पहले भी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज विदाउट प्रॉफिट मोटिव, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो कि किससे होती है प्रॉफिट मोटिव से होती है। तो अगर आप ऑटोनोमस तो हमने बात उसकी छोड़ दी ना क्योंकि वो हमने ले लिया, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बच्चों दो डिटरमिनेंट्स हैं जिन पे वो निर्भर करती है। पहली चीज है MEI दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ROI। दो चीजों पे निर्भर करती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो है जो कि प्रॉफिट मोटिव से हो रही है। तो ये प्रॉफिट मोटिव जब हमारा सेटिस्फाई होगा, और ये प्रॉफिट मोटिव किन चीजों पर निर्भर करता है वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, MEI। ये MEI क्या होता है ये हम पढ़ेंगे दो चीजों से। पहला है यहाँ पर सप्लाई प्राइस और दूसरा है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस यानी कि हमने जो
पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, भले हमने कोई एसेट रिप्लेस करी है, भले हमने कोई नई एसेट्स खरीदी है, भले हमने कोई रेनोवेशन करवाया, जितना भी मेरा पैसा लगा है उस चीज में वो कहलाएगा सप्लाई प्राइस। मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई प्राइस हमने लिया है 10,000 रुपए, ठीक है। दूसरी चीज आती है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट्स खरीदी हैं, उसका लाइफ टाइम, उसका कितना वो मुझे रिटर्न देगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड मुझे कितना देगा। मान लीजिए जो एसेट्स हैं, जनरली मानते हैं फिक्स एसेट्स की जो टाइम होता है वो 15 साल 20 साल ऐसे होता है ना। मान लीजिए वो 15 साल के लिए मेरा एसेट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बाद में चेंज होगी, कुछ ना कुछ नया, तो भला कितना अच्छा अपना घर डाले, कुछ ना कुछ समय बाद वो पुराना हो ही जाता है ना। तो यहाँ पर जो हमने माना 15 साल के लिए हमारे ये एसेट है, और वो मुझे हर साल 1200 रुपए का यील्ड देगा, ठीक है। 1200 रुपए मुझे वो यील्ड देगा। अब मुझे निकालना है मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब ये जो 1200 रुपए का मुझे प्रोडक्शन दे रहा है, मान लीजिए इसमें 200 रुपए के एक्सपेंसेस होते हैं, ये रनिंग एक्सपेंसेस है, ये खर्चा तो बेटा होता ही रहता है, बिजली का खर्चा, उसको रेनोवेट करने का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा। तो एमईआई का फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना है 1000, ये तो खर्चा पड़ रहा है ना, 1000 अपॉन सप्लाई प्राइस कितना है 10,000 इनटू 100, कितना आ गया मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10%। दूसरी चीज यहाँ पे आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो मैंने ये पैसा लगाया, सॉरी पहले ये बताती हूँ एमईआई, यानी कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है ये मुझे 10% का रिटर्न देगी, इतनी एफिशिएंट है ये, 10% तक इसकी एफिशिएंसी है। अब दूसरी चीज जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करती है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मैंने पैसा ये है, ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे ये इंटरेस्ट पे लेना पड़ रहा है। हम यही मानते हैं इंटरेस्ट भले मेरा हो, लेकिन हम ये मानते भी है किसी के पास नहीं है तो वो कैसे करेगा ना? तो ये पैसा हमने क्या किया है, हमने ये पैसा इंटरेस्ट पर लिया है। अब जो इंटरेस्ट का रेट है ना वो भी निर्भर करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको महंगी इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो आप क्यों करेंगे, पैसा अगर आपको महंगा मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसा होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होता है। अब मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, प्रोस्पेक्ट मेरा एमईआई कितना है 10%। तो अगर एमईआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर एमईआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। मान लीजिए मुझे ये पैसा 11-12% में मिल रहा है, मैं क्यों करूंगी काम, इससे अच्छा मैं कहीं नौकरी ना करूँ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वहीं पर होता है, उनको दो चीजें डिटरमाइन करती है, एमईआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन।